हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू एजुकेशन राइज। ये हमारी हिंदी साहित्य की जो कैप्सूल सीरीज़ है, उस कैप्सूल सीरीज़ के तहत हम चैप्टर वाइज समरी पढ़ते हैं। प्रत्येक चैप्टर की पाठ का पूरा सार पढ़ते हैं और उसके बाद जिस तरीके से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे वो प्रश्न हम करते हैं। अगर मान लीजिए कि जो अपने ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं, बहुविकल्पात्मक प्रश्न, और इसके अलावा लघुत्रात्मक प्रश्न भी करते हैं और सप्रसंग व्याख्या जो कि एक आपके पूछी जाएगी गद्य भाग से। तो प्रत्येक चैप्टर से हम एक एक सप्रसंग व्याख्या करते हैं जो बोर्ड के एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगर उस पार्ट में से कोई सप्रसंग व्याख्या आई तो आप निश्चित रूप से कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारी जो क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे संबंध या पाठ का सारांश। तो संबंधिया जो है ये एक जो संदेश पहुंचाने का काम करता है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। मैं संक्षिप्त में इसका पूरा सारांश पढ़ा देता हूँ और यहाँ पे लिखी हुई हैं सारी चीज़ें, उसको मैं पढ़ करके और कुछ चीज़ें एक्सप्लेन भी करनी है तो मैं कर दूंगा। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं ताकि एक एक चैप्टर वाइज अपना ये जो कंप्लीट है कोर्स जो है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। लिखा है कि गाँव में हरगोबिंद नाम का संबंधिया है। तो अब तो पहले तो आपको एक करना है कि आपको नाम याद रखना है। अगर प्रश्न छोटा बनता है कि उस संबंधिया का नाम क्या था, तो संबंधिया का नाम था हरगोबिंद। आगे लिखा है कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर संवाद पहुंचाने का कार्य करता था। तो अब यहां से दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि उसे संबंधिया क्यों कहते थे, या फिर संबंधिया क्या होता है, संबंधिया किसे कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो संवाद, संवाद माने समाचार, किसी समाचार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का जो काम करता था वो व्यक्ति संबंधिया कहलाता था। अब यहाँ से देखो, अगर हम वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से अगर देखें, वर्तमान संदर्भ में देखें, अगर प्रश्न बनता है कि आज की परिस्थितियों में संबंधिया कहाँ तक जो है वो कि संबंधिया का क्या महत्व है, या संबंधिया का कहाँ तक जो है, अगर मान लीजिए इस तरीके से प्रश्न बनता है कि भाई उसकी उपयोगिता कहाँ तक है, तो आज की परिस्थितियों के साथ अगर हम तुलना करें तो वर्तमान में संबंधिया की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्राचीन समय में व्यवस्था नहीं थी साधन पहुंचाना, समाचार पहुंचाने के लिए साधन नहीं हुआ करते थे, तो किसी व्यक्ति विशेष को भेजना पड़ता था। आज तो दुनिया के किसी भी कोने में अगर हमें किसी भी प्रकार का समाचार पहुंचाना है, चाहे वो कितना ही गुप्त क्यों नहीं हो, तो हम उसे पहुंचा सकते हैं 1 सेकंड से के भी 100वें हिस्से से कम समय में। तो इसलिए वर्तमान में संबंधिया का कोई महत्व नहीं रह जाता है। आगे देखो कि आजकल डाक खाने खुलने से उसका महत्व समाप्त हो गया है। अब तो डाक खाने से भी आगे बढ़ चुके हैं हम तो, है ना, इंटरनेट का जमाना है आज तो। परंतु जब भी किसी गुप्त समाचार को किसी स्थान पर शीघ्र भेजना होता था, हरगोबिंद को याद किया जाता था। तो उस जमाने में हरगोबिंद की जरूर जो है वो महत्ता अच्छी बनी थी। ऐसे में जब हरगोबिंद को बड़ी हवेली से बुलावा आया, अब ध्यान रखना यहाँ पे एक बड़ी हवेली है इस गांव में, और बड़ी हवेली से जो है वो हरगोबिंद को बुलावा आया है, मतलब कि हरगोबिंद को बड़ी हवेली का कोई समाचार भेजना है। तो उसे हैरानी हुई, किसको, हरगोबिंद को। क्यों हैरानी हुई? क्योंकि जब डाक खाने खुल गए हैं और फिर भी हरगोबिंद को बुलाया है। इसी बड़ी हवेली की बड़ी बहू ने अपने माई के संदेश भिजवाने के लिए उसे बुलाया था। तो बच्चों यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है कि हरगोबिंद को कहाँ से बुलवाया था, बड़ी हवेली से, छोटी हवेली से, विदेश से या गांव से? तो बड़ी हवेली से आया था, और इस प्रकार के ऑप्शन आ सकते हैं। फिर ये था कि बड़ी हवेली से किसने बुलाया था, तो बड़ी बहुरिया ने बुलाया था। बड़ी बहुरिया का मतलब है बड़ी बहू। तो बड़ी बहू को क्या करना था, अपने मायके, अपने पियर में संदेश भिजवाना था, इसलिए उसने हरगोबिंद को बुलाया था। नेक्स्ट लिखा है कि किसी समय यह हवेली अत्यंत समृद्धिशाली थी। अब पहले की बात हो रही है, जिसकी रौनक छाई रहती थी, पर समय के साथ साथ सब खराब होता गया। बड़े भाई की मृत्यु के बाद तीनों भाइयों ने बंटवारा कर लिया। उन्होंने बंटवारे में मानवीय संबंधों की तनिक भी मर्यादा न रखी। अब अगर ये प्रश्न यहाँ से कि भाई कितने भाई थे, तो आप ध्यान से सारी चीज़ें अगर सुनते हैं ना तो सभी प्रश्नों का जवाब दे देंगे। जो जहाँ समझाने की जरूरत होगी वो मैं समझा दूंगा, बाकी मैं आगे बढ़ता हूँ। उन्होंने बड़ी बहुरिया की बनारसी साड़ी को भी 3 हिस्सों में बांट लिया और गांव छोड़कर शहर जा बसे। बड़ी बहू अकेली गांव में रह गई। घर में कोई कमाने वाला था नहीं। ऐसे में बड़ी बहू के भूखों मरने की नौबत आ गई। बथुआ साग उसके पेट भरने का एकमात्र साधन था। अब देखो यहाँ से प्रश्न बनता है कि बड़ी बहुरिया क्या खाती थी और कैसे अपना गुजारा करती थी। तो बथुआ साग खा करके वो जो है वो दिन निकालती थी। जिस
समय हरगोविंद हवेली पहुंचा, उस समय गांव की मोदियन काकी अपने उधार का तकाजा करने बैठी थी। मतलब उधार लाया होगा बड़ी बहुरिया ने उससे, और वो वापस उसे वसूलने गई थी, तो वो उस बात को लेकर के वहां पे बैठी थी। उधार न मिलता देखकर वह बड़ी बहू को खरी खोटी सुनाने लगी। कौन? मोदियन काकी। उसके जाने पर बड़ी बहू ने अपना हृदय स्पर्शी संदेश हरगोविंद को सुना करके उसे मायके में जाकर सुनाने का अनुरोध करने लगी। तो जब मोदियन काकी यहाँ से चली गई, एक प्रश्न यहाँ से और ध्यान रखना, मोदियन काकी किस बात से चिढ़ती थी? तो काबुली कायदा नाम से वो जो है वो चिढ़ती थी। यहाँ चूंकि बीच में हम इसे सारांश पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें नहीं है, इसमें हमने समराइज चीज़ जो है वो इंक्लूड करी है। तो अब जब वो चली गई मोदियन काकी, तो उसके बाद हरगोविंद से बड़ी बहुरिया ने कहा कि भाई तुम मेरे मायके जाओ और मुझे यहाँ से ले जाने के लिए उनसे अनुरोध करो। उन्होंने कहा, किसने? बड़ी बहुरिया ने कहा, माँ से कहना मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पाल लूंगी, बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन अब यहाँ नहीं रहना, अब नहीं रह सकूंगी। कहना यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांध करके पोखरे में डूब मरूंगी। मतलब अब अपनी परिस्थितियों से थक चुकी है और अपनी अंतिम जो एक प्रकार से कह सकते हैं उसकी हार और जो निराशा है वो जो है यहाँ झलक रही है उसकी इस बात से। आगे कहती है, बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, किस लिए जीऊं और किसके लिए जीऊं। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में आंसुओं से भरी थी आंखें, जिसे देख हरगोविंद को बड़ा दुख हुआ। अब ये समाचार हरगोविंद को पहुंचाना था बड़ी बहुरिया के मायके। वह परिवार के दूसरे सदस्यों की निर्दयता पर विचार करने लगा। बड़ी बहुरिया ने आंचल से 5 रुपए का पुराना नोट निकालकर राह खर्च देना चाहा, भाई किराया भाड़ा तो लगेगा, तो देना चाहा, पर हरगोविंद ने नहीं लिया। हरगोविंद अत्यंत दुखी मन से थाना बिहपुर के लिए निकल पड़ा। उसने अपने पास रखे पैसों से थाना बिहपुर के लिए टिकट लिया और डाक गाड़ी में बैठा। ध्यान रखना, आप टिकट लेकर के ये पहले थाना बिहपुर के लिए रवाना होता है। बड़ी बहुरिया वह बड़ी बहू के संवादों को ज्यों का तो याद करने लगा, क्योंकि उसे जाकर के वो के शब्द जो है वो वैसे के वैसे सुनाने पड़ेंगे। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहू का करुण भरा चेहरा घूम रहा था। उसकी दीनहीन दशा को याद करके वह अत्यंत दुखी हो रहा था। कटिहार पहुंचकर उसने बिहपुर जाने की गाड़ी पकड़ी। तो उसे जाना कहाँ था भाई? थाना बिहपुर जाना था। ध्यान रखना, थाना बिहपुर जाना था और यहाँ वो कटिहार से जो है वो गाड़ी बदलेगा। इस बार उसे गाड़ी पकड़ने में परेशानी न हुई, क्योंकि स्टेशन पर लगे भोंपू से जो घोषणा हो रही थी तो उससे उसे पता चल रहा था, वरना कितनी बार उसकी गाड़ी इस चक्कर में छूट गई थी। स्टेशन पहुंचकर हरगोविंद दुखी हो गया। उसे यह चिंता थी कि वह किस मुंह से बड़ी बहुरिया का संदेश उसके मायके में सुनाएगा। तो अब जैसे स्टेशन पहुंचा, अब फिर से परेशान होने लगा। उसका मन बिल्कुल नहीं कर रहा था, है ना। उसको गांव के लोग पहचानते थे, इसलिए जैसे ही उसे देखा तो वे कहने लगे, जलालगढ़ का संबंधी आया है। तो बड़ी बहुरिया के गांव का नाम या हरगोविंद के गांव का नाम याद रखना जलालगढ़ था, और उसे जो है वो थाना बिहपुर समाचार लेकर के जाना था। तो बड़ी बहुरिया का मायका थाना बिहपुर में था। वह घर गया और सबसे पहले बड़ी बहू के भाई से मिला। उन्होंने अपनी दीदी का हालचाल पूछा। घर पहुंचकर हरगोविंद ने बड़ी बहू की माताजी का अभिवादन किया। उनके हालचाल पूछने पर हरगोविंद ने सब कुशल बताया। अब वो यहाँ आकर के समाचार नहीं दे रहा है, क्योंकि उसने काफ़ी चीज़ें मन में सोची थी। उसने अपने आने के बारे में बहाना बनाते हुए कहा कि वह कल सिरसिया गांव आया था, आसपास का कोई गांव होगा। तो अब डायरेक्ट वो ये कैसे कहेगा कि भाई मैं ऐसे आया हूँ, वो नहीं कह सकता। तो वो ये कह रहा था मैं पड़ोस के गाँव में आया था, सिरसिया गाँव आया था, तो सोचा कि आप लोगों के दर्शन के लिए चला आया। जब माता जी ने अपनी बेटी का हालचाल पूछा, तब हरगोविंद उनकी वेदना भरे संदेश छिपा गया। उनकी दयनीय दशा को वह किस मुंह से कहे, वह झूठ बोलते हुए बताया कि बड़ी बहुरिया दशहरा के समय छुट्टी होने पर गंगा जी के मेले में आकर के माँ और अन्य लोगों से भेंट कर जाएगी। तो इस तरीके से उसने झूठ बोल दिया। भाई कोई संवाद न पाकर माँ दुखी हुई। उसने कहा, मैं तो बबुआ से अपनी दीदी को लीवा लाने के लिए कह रही थी, अब उसका वहाँ रह ही क्या गया है, उसकी खोज खबर भी कोई नहीं लेता। मेरी बेटी अब वहाँ अकेली है। तो हरगोविंद अभी भी झूठ बोलता है। देखो क्या कहता है। हरगोविंद ने उन्हें सांत्वना देने के भाव से कहा, नहीं माँ जी, गाँव में जमीन जायदाद बहुत है, टूटने के बाद भी आखिर है तो बड़ी हवेली ही, बहुत बड़ी। बहुरिया हमारे गाँव की लक्ष्मी है, या भी
यों भी देवर लोग हर बार उन्हें शहर ले जाने की जिद करते हैं। अब यहाँ भी झूठ बोल रहा है। बूढ़ी माँ ने उसे अपने हाथों से जलपान दिया। जलपान करते समय बड़ी बहुरिया का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। रात को भोजन के समय फिर बड़ी बहुरिया का भूखा प्यासा चेहरा उसके सामने आ गया। कई तरह की व्यंजन होने के बाद भी वह खा नहीं सका। अब यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि वो क्यों नहीं खा सका, तो आपको ये सारी बातें लिखनी है उसमें। रात को उसे नींद नहीं आ रही थी। वह सोचने लगा कि वह क्या करने आया था और वह क्या कर बैठा। उसने झूठ क्यों बोला। उसने फैसला किया कि प्रातः उठकर माँ जी को सही संवाद सुनाएगा। रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठा और वह कड़ा दिल करके माँ जी को अपना फैसला सुनाने के लिए जाता है, लेकिन वह संवाद नहीं कह सका। माँ जी के पूछने पर उसने बताया कि वह इसी गाड़ी से वापस जाना चाहता है। कई दिन हो गए हैं, दशहरा में बड़ी बहुरिया के साथ 15 दिन के लिए आ जाएगा। चलते समय बूढ़ी माँ ने धान का चूड़ा यानी चूड़ा की पोटली दी थी बड़ी बहुरिया के लिए, और बड़ी बहुरिया के भाई ने औपचारिकतावश पूछा था कि क्यों भाई, राह खर्च तो है। हर गोविंद ने पैसे नहीं होने पर भी नहीं लिए उससे, है ना, मना कर दिया था। कहा आपकी दुआ से जो है वो किसी बात की कमी नहीं है। स्टेशन पहुंचा, वहां पे उसके पास पैसे नहीं थे। कटियार तक तो वो टिकट खरीद करके आ गया, लेकिन उसके बाद जो है, अब उसके बाद आगे का टिकट वो नहीं खरीद सकेगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, और वो वहीं से पैदल जो है वो रवाना हो जाता है। अब देखो भाई, 5 बजे जो है वो स्टेशन पे पहुंचा था और उसे जलालगढ़ जाना था, वापस अपने गांव आना था। जलालगढ़ जो कि 20 कोस की दूरी पर था। और फिर वो उसने यहाँ पे देखो महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लेकर के पैदल ही चल पड़ा। ये प्रश्न बन सकता है कि वो क्या नाम लेकर के पैदल चल पड़ा था, तो ये नाम लेकर के। दूरी कितनी थी, तो याद रखना 20 कोस की दूरी है वहाँ से, है ना, ये जो यहाँ से रवाना होता है। 10 कोस तो पार कर ली, है ना। अब देखो जो उसने शहर कस्बे में उसने पानी पिया, भूखा था लेकिन उसने खाना नहीं खाया। बासमती धान के चूड़े की महक समा रही थी, लेकिन माँ की सौगात तो बेटी के लिए थी भाई, उसमें से उसने मुट्ठी भर भी न खाया। चलते चलते 15 कोस आ गया, 16, 17, 18 कोस तो हो गया। अब जलालगढ़ का रेलवे स्टेशन भी दिखने लगा था, गांव का ऊंचा ताड़ का वृक्ष भी दिखने लगा था। लेकिन उसके बाद भाई वो क्या हुआ कि वो जो है वो गिर पड़ा। उसके बाद बेहोश हो गया और पता नहीं वो कैसे घर पहुंचा। उसे बड़ी बहुरिया की आवाज़ सुनाई दी, हरगोविंद भाई क्या हुआ तुम्हें। हरगोविंद ने हाथ से टटोल कर देखा तो वह बिछावन पर लेटा हुआ था, मतलब जब वो होश में आया तो वो सो रहा था बिस्तर पे। बड़ी बहुरिया से बोला, बड़ी बहुरिया। अब तक वह होश में आ चुका था। उसने बड़ी बहुरिया के पैर पकड़ करके माफ़ी मांगी और कहा, मैं तुम्हारा संदेश ना कह सका, तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। बड़ी बहुरिया गर्म दूध मैं मुट्ठी भर चूड़ा डाल करके मसकने लगी और संवाद भेजने पर अपनी गलती पर पछताने लगी। अब देखो बड़ी बहुरिया को भी पछतावा हुआ कि मुझे ऐसा समाचार नहीं भेजना था, और इसने भी क्या कहा, माफ़ी मांग ली, और इसने कहा कि अब आपके सारे काम मैं करूंगा, आप बिल्कुल भी यहाँ से मत जाइए। तो इस तरीके से बच्चों हमने इसका सारांश पढ़ा कंप्लीटली, और कुछ प्रश्न है जो हम कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि हरगोविंद संबंधिया के बारे में गाँव के लोगों की क्या धारणा थी। तो गाँव के लोग उसे, है ना, संबंधिया को कामचोर मानते थे, निठल्ला मानते थे। दूसरा प्रश्न है कि संबंधिया फणेश्वर नाथ रेणु की गद्य साहित्य की कौन सी विधा है। तो चूंकि फणेश्वर नाथ रेणु आंचलिक कथाकार हैं, तो ये इनकी रचना जो है वो एक आंचलिक कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डिजिटल इंडिया के दौर में संबंधिया की क्या भूमिका हो सकती है। अगर वर्तमान संदर्भ में देखें तो डिजिटल इंडिया के आज के दौर में संबंधिया की भूमिका शून्य है। अब बिल्कुल भी उसका महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि आज के दौर में हर संदेश पल भर में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाता है। संचार क्रांति में इतना विकास हुआ है, लेकिन संबंधिया एक विश्वसनीय व्यक्ति होता है। अतः विशेष देश काल और परिस्थितियों में संबंधिया आज भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वैसे इसकी खास आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तो सबके पास पर्सनली मैसेज अपन भेज सकते हैं। उसके बाद देखो बच्चों, चौथा प्रश्न है, आप थोड़ा सा पढ़ लेना इसे। पांचवा प्रश्न भी पढ़ लेना, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो रही है, नेक्स्ट क्लास के लिए मुझे तैयारी करनी है। ये एक सप्रसंग व्याख्या है, इसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। ये जो व्याख्या है ना, ये परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। हर गोविंद का मन कल्पने लगा, तब गांव में क्या रह जाएगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर जावेगी। किस मोह से वह ऐसा संवाद सुनाएगा। कैसे कहेगा कि बड़ी बहुरिया बथुआ साग खा करके। ये सारी चीजें अब देखो, सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, जैसे प्रत्येक क्लास में मैं आपको बताता हूं। तो आप इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में फणेश्वर नाथ रेणु की
कहानी संबदिया से लिया गया है। प्रसंग में आप लिखना कि जब वो थाना बिहेपुर पहुंचा था ना, तो यहाँ से जब वो जाना आगे उसे जब जाना था तो उसने सोचा कि मैं ये संवाद कैसे कहूँगा, तो उस समय की ये परिस्थितियों का वर्णन इसमें किया गया है। ये आप इसे पढ़ लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीटली व्याख्या। नीचे आपको विशेष लिखना है और विशेष में आप 2-3 पॉइंट लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारी ये क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।